नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। ये चैप्टर नंबर 3 है और उसका लास्ट पार्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट से। देखिए, अगर रिफॉर्म पीरियड की बात की जाए तो रिफॉर्म पीरियड में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन ये जो रिफॉर्म हुआ है ना, इस रिफॉर्म से ग्रोथ हुई है, बट इस ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड रही हैं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में जो भी ग्रोथ हुई है उसके चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बाकी सेक्टर्स में जितने भी ग्रोथ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बढ़ने चाहिए थे वो बढ़े या नहीं बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करिए तो जिस लेवल पे एक्सपेक्ट किया गया था रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करेंगे, उस लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डिसलरेट कर रही थी। डिसलरेट नहीं भी मानिए तो बढ़ तो नहीं रही थी। यहाँ पे देखिए 1980-91 में 3.6% की ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में। 1992 से लेकर 2000 में 3.3% की, 2002 से 2007 में और कम 2.3%, 7 से 12 में 3%, 12-13 में 1.5%, 13-14 में 4.2%। तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट रहा है वो इन रिफॉर्म्स के चलते कोई खासा अच्छा नहीं रहा है। तो इस बेसिस पे बोला गया है कि इन रिफॉर्म के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन रिफॉर्म्स के बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा हो गया कम। तो चाहे आप एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे फार्मर्स को पावर सब्सिडी देने की बात कर लीजिए, सड़कें बनाने की बात कर लीजिए, मार्केटेज लिंकेजेस, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत मेजर फोकस दिया। 1960s में, 70s में, 80s में, इनफैक्ट 1990s की शुरुआत में इन सेक्टर्स में जो सरकारी खर्चा है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद कहीं ना कहीं खर्चा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी जो कि फार्मर्स को मिलती थी वो थोड़ी थोड़ी सरकार कम करने लगी, जिसके चलते फर्टिलाइजर्स यानी कि फार्मर्स का जो क्रॉप को उगाने का खर्चा था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो बढ़ने लगा। और इसने सबसे ज्यादा सीवियरली किसको हिट किया? इसने सबसे ज्यादा सीवियरली हिट किया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि वो फार्मर्स जो अब तक वेल ऑफ हो चुके थे, पंजाब हरियाणा के साइड वाले जो बड़े फार्मर्स थे, कहीं ना कहीं वो तो इस झटके को झेल गए, बट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पे और गरीब होते चले गए। आज की डेट में आप देखिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पास ज़मीनें बहुत कम है और कम ज़मीनों पे, छोटी ज़मीनों पे आप मेजर स्केल पे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो सरकारी मदद की बहुत ज़रूरत होती है और अगर सरकारी मदद, सरकारी सब्सिडीज़ कम हो जाएंगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और यही देखने को मिला रिफॉर्म पीरियड में। ठीक है भाई, उसके बाद और भी बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हैं जिसने इन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना। पहले यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, तो वो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में महंगे हो जाते थे और हमारे जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वो कहीं ना कहीं उनके साथ कम्पीट कर पाते थे। धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि बाहर से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रही है, तो बाहर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते हो रहे हैं, जिसके चलते हमारे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर फार्मर्स उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लो है। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लो भी है अगर दोस्तों, तो मैंने कई बार आपको कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं जिसके चलते मैंने आपको ये बताया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार काफ़ी खर्चा करती है। अगर आप बात करो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो उसके अंदर जो गेहूं है ना, वो सरकार 2 रुपये प्रति केजी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर होने वाले लोगों को बांटती है और इस गेहूं को मेंटेन करने के लिए 29.9 रुपए प्रति केजी, लगभग 30 रुपए प्रति केजी का सरकार का खर्चा होता है। तो लगभग सरकार 27 से 28 रुपए प्रति केजी बस उस गेहूं को स्टोर करने में खत्म करती है। मतलब सरकार काफी घाटे में है एमएसपी को लेके। और यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट दे रही है फार्मर्स को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे जो इनिशिएटिव्स है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म में फार्मर्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर भाई कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब पहले अगर बाहर के देशों से, मान लीजिए यूएस से आपको गेहूं इंपोर्ट करना है इंडिया में, तो आप मैक्सिमम एक क्वांटिटी थी 1000 टन एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। आप कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो 1000 टन की बजाय अगर आपको 10,000 टन यूएस से इंपोर्ट करना हो गेहूं, आप कर सकते हो। इसके चलते इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ा
और इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ा तो हमारे जो फार्मर्स थे वो थोड़े अनकॉम्पिटिटिव होने लगे। फिर भाई रिफॉर्म पीरियड में कॉमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होने लगा, प्रॉफिट कमाने पे ज़्यादा फोकस होने लगा। तो जब आप प्रॉफिट कमाने पे फोकस करने लगोगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजीज आने लगी एग्रीकल्चर, मतलब वो चीज़ें जो कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं उनको बनाने पे, उनके प्रोडक्शन पे शिफ्ट जाने लगा। तो अब जो चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस की जा रही थी वो हमारे मार्केट में बेचने के लिए ना प्रोड्यूस करके उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा था। जैसे कि क्रैश क्रॉप्स कह लीजिए कि भाई आप फूड ग्रेन से फोकस ना करके जो चीज़ें इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करनी है उन पे फोकस कर रहे हो, तो मतलब आपका कमाई पे ज़्यादा फोकस है, बाकी चीज़ों की तरफ से फोकस चला गया। कहीं ना कहीं इसके चलते फूड ग्रेन्स के दाम इंडिया में बढ़े हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि जब फूड ग्रेन्स से बहुत सारे प्रोडक्शन को शिफ्ट करके आप कैश क्रॉप्स में जाओगे तो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी और थोड़ी कम होने की वजह से उसके दाम मार्केट में बढ़ेंगे। हालांकि ये एक बहुत छोटी वजह है। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम ज़्यादा होने की वजह है वो है सप्लाई चेन शॉक्स। हमारी जो सप्लाई चेन है जब उसके ऊपर प्रेशर चढ़ता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। हम बोलोगे सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन कहने का मतलब है कि कोई धान खेतों में प्रोड्यूस हुआ, वो फार्मर्स के यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद जब तक मार्केट में एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के खरीदने के पास पहुंचा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि फार्मर ने क्रॉप को पैदा किया और फाइनली वो जाके सेल हुआ मार्केट में, इस पूरे के बीच के प्रोसेस को आप सप्लाई चेन बोलते हैं। और ये सप्लाई चेन इंडिया में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको बाद में कभी देखेंगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जूनियर डॉक्टर जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए, ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। एनसीईआरटी 6 से 12 पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। वापस आ जाते हैं रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री। भाई हमने देखा कि एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स है पोस्ट 1991 उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म्स है, इनकी प्रॉब्लम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिला है। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी घट रही है। बहुत सारी वजहों से ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो घट रही है। क्यों? चूंकि अच्छा कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड घट रही है? जो कि देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों घट रही है? क्योंकि हम लोगों को बाहर के देशों से चीपर इंपोर्ट्स मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि चाइना से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने सस्ते आते हैं उस लेवल के, उस क्वालिटी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उतने दामों में हमारे मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, अभी ओप्पो और Xiaomi जैसे कंपनी के जो मोबाइल फोन्स हैं जिस दाम में इंडिया में बिकते हैं, इंडिया वाले मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स उस लेवल के मोबाइल फोन उस दाम में नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी कम है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइज वर्ल्ड्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं, उसके चलते जो गुड्स हैं और कैपिटल का मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज को कम्पीट करती हैं, जैसे कि चाइना और वियतनाम। चाइना, वियतनाम और ताइवान जैसी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को ये लोग डोमिनेट करते हैं। तो कुल मिला के इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में फंस के हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो बढ़ नहीं पाई, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी और खतरे में आ गई बाहर की कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट्स के चक्कर में। इंपोर्टेड गुड्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छे हैं, और हमारे डोमेस्टिक गुड्स उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो ये इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक गुड्स को कर देते हैं रिप्लेस। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत कॉम्पिटिशन देखना पड़ रहा है इन इंपोर्ट्स के। फिर यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ना बढ़ने की और भी बहुत सी वजह है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कम है, पावर सप्लाई पावर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी इकोनॉमी में, बाहर के कॉर्पोरेट्स आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेबर लॉज एक कारण है, फिर भाई इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एक कारण है, ठीक है भाई, आपका रेड करप्शन बहुत है, रेड टेपिज्म बहुत है, फाइल मूव नहीं करती मिनिस्ट्रीज में। हालांकि इन सब चीज़ों को हमारी सरकारें सुधारने की कोशिश कर रही हैं, बट फिर भी हम लोग चाइना के लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में। और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के चक्कर में बाहर के सामान इंडिया में बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो चीपर फॉरेन गुड्स इंडिया के मार्केट में बिकते हैं। लोगों को चीज़ इस्तेमाल करने से मतलब है तो वो उनको खरीद लेते हैं, जिसके चलते हमारी लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी पैदा नहीं हो पाती। अब अगर देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूएसए जैसे, वो इंडिया के मार्केट को तो कैपिटलाइज करना चाहते हैं,
बट हमारे गुड्स के पास उनके मार्केट्स का एक्सेस नहीं है। पर डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत प्रकार के नॉन टेरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल क्लोथिंग सेक्टर की बात करो, आज भी यूएसए में कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी इंडिया और चाइना से टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट जाते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है जो कि यूएस में लगाई गई, जिसको आप बोलते हो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव या कोटा रिस्ट्रिक्शन बोल लीजिए कि मतलब इतने ही कपड़े इंडिया से मैक्सिमम यूएसए के अंदर इंपोर्ट हो सकते हैं। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आज भी यूएसए में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात की जाए डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट रिसेंटली बजट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं। हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करने के लिए। 1991-1992 में टारगेट ये था कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू 2,500 करोड़ रुपया मोबिलाइज किया जाएगा, और कहीं ना कहीं सरकार ने 2,500 की बजाय 3,040 करोड़ मोबिलाइज किया गया। ये पहली बार था जब इतना एम्बिशियस टारगेट रखा गया था। ये बात हो रही 1991-1992 की। उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जाए। 2017-18 में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया था 1 लाख करोड़, और कितना अचीव किया गया? 1,57,000 करोड़। बट प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे क्रिटिक्स का ऐसा बोलना है कि इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं उनको बहुत सस्ते दामों में प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो रियल दाम हैं वो महंगे हैं, और हम सस्ते में उनको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सस्ते में प्राइवेट सेक्टर को बेचोगे तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का नुकसान है ना, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है। उसके बाद भाई इससे जो पैसा आता है सरकार उनको दूसरी स्कीमों में इस्तेमाल करती है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जोड़िए। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपने एक कंपनी खोली, आपकी कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ का हो गया, आपने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाल दिया। आईपीओ का टारगेट क्या होता है कि शेयर्स बेचेंगे, उससे पैसा आएगा और उस पैसे को कंपनी के फर्दर ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ यही लॉजिक है। डिसइन्वेस्टमेंट करके जैसे मान लीजिए सेल के 10% शेयर्स डिसइन्वेस्ट किए सरकार ने, तो उससे जो पैसा आएगा उसके सेल कंपनी को बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा आता है ना, उनको बाकी सेक्टर्स में सरकार के एक्सपेंडिचर में यूज करती हैं, जबकि वो पैसा तो भाई उस कंपनी के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए है ना। अगर आपने किसी कंपनी के 10% स्टेक बेच के उससे मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए कमा लिए, तो अब उस 5,000 करोड़ रुपए को उस कंपनी की ग्रोथ में लगाना चाहिए। वो नहीं करती हमारी सरकारें। हमारी सरकारें उन 5,000 करोड़ को किसी और सरकारी पॉलिसी में, किसी और सरकारी स्कीम में इस्तेमाल कर लेती, जबकि उनको डेवलपमेंट ऑफ पीएससी में इस्तेमाल करना चाहिए या इंडिया में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। वो हम नहीं करते हैं। समझिए बात को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। और उसके बाद एक और यहाँ पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है हमारी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, कि हम लोग जो हमारे महंगे गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको सस्ते में प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। क्यों? इसका बस एक रीजन है कि सरकार के पास पैसे की कमी है और सरकार पैसा इससे ले सकती। एक और रीजन है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के आने से केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकारें रहेंगी, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से बाहर निकल जाएंगी। अब डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत से फैसेट्स हो सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के फेवर में भी लोग बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में भी लोग बोलते हैं। अगर आप यूएसए जैसी कंट्रीज को देखोगे तो वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर चलाता है। तो वो प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि इकोनॉमी में मेजर चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट वहाँ की एयरक्राफ्ट और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। वहीं पे चाइना की बात कर लीजिए, चाइना में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें चाइना की स्टेट रन कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, और दोनों कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अपने अपने मॉडल में। तो इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट सही है और यह डिसइन्वेस्टमेंट गलत है। इसके लिए आपको दो व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तबका ये बोलेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट सही है, फालतू की चीज़ों में सरकारी कंपनियों को काम नहीं करना चाहिए, सरकार को स्टेक को बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट टेक्निकल नो हाउ आएगा, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, काम करने में एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार उसको सोशल स्कीम्स में लगा सकती है। दूसरा तबका ये बोलता है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करके आप हमारे सरकारी और नेशनल एसेट्स को सस्ते में इधर उधर बांट रहे हो, जो कि सही नहीं है। चाइना को देखिए, चाइना की कंपनीज अगर स्टेट ओनरशिप में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं तो हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। फिर बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर पे भी लगाम लगा दी। सोशल सेक्टर में, सोशल स्कीम्स में जो थोड़ा बहुत पैसा खत्म किया जाता था उसको कम किया गया। उसकी कुछ वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि रिफॉर्म पीरियड के दौरान टैक्सेस को कम किया गया।
पहले टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे हमारी इकॉनमी में, अब टैक्स को यहाँ पे कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि हमको बिजनेसेस को इंसेंटिव देना था कि आप इंडिया में आके अपने बिजनेस खोलिए, आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहले जो कॉर्पोरेट्स थे वो इंडिया में बिजनेस खोलने में डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ज़्यादातर जो कमाएंगे वो टैक्स में ही दे देंगे, तो इंडिया में धंधा क्यों खोलें। लेकिन अब यहाँ पे टैक्स रिडक्शन किया गया, रिफॉर्म पॉलिसीज़ के चलते टैरिफ रिडक्शन किया गया। जब टैरिफ रिडक्शन होगा, इंपोर्ट ड्यूटी आप कम करोगे, एक्साइज ड्यूटी कम करोगे, तो सरकार के पास जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आ रही थी वो भी कम हो जाएंगी। जब सरकार के पास ये कम हो जाएंगी तो सरकार के पास खर्चा करने के लिए पैसा कम होगा। बट कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार ऐसा कर रही थी। सरकार को ऐसा लगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, बिजनेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे। बट जिस लेवल पे सरकार ने सोचा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, उस लेवल पे बढ़ा नहीं, जिसके चलते डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम हुआ। चूंकि टैक्स रेवेन्यू आपने घटा दिए हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड आपने घटा दिया है, तो उसके चलते सरकार के पास जो पैसा आ रहा है थ्रू टैक्स वो लिमिटेड है, और बोरोइंग एक लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट वाले कॉन्सेप्ट्स प्ले में आ जाते हैं। तो उसके चलते यहाँ पे सरकार के टैक्स कम करने के चलते सरकार की वेलफेयर और सोशल एक्सपेंडिचर करने की जो काबिलियत थी वो भी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड हुई। अब बात करते हैं फाइनली इसके कंक्लूजन की। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करो, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज के थ्रू, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, इसके निगेटिव रिजल्ट्स भी हैं, और यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ स्कॉलर का ये कहना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन ने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को फायदा दिया है। कैसे फायदा दिया है? तो इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट्स के साथ जो एक्सपोजर है वो बढ़ा है। उसके चलते दुनिया भर से टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, दुनिया भर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में आई हैं, उन्होंने इंडिया में आके कंपनियां खोली हैं। उसके चलते इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आई है, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल बेस, रिसर्च बेस स्ट्रांग हुआ है। तो ये एक व्यू पॉइंट है। दूसरा एक और व्यू पॉइंट है, वो ये बोलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजी है ये एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। क्यों फ्लॉड स्ट्रैटेजी है? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो पूरी दुनिया के जो आधुनिक देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो दूसरे के मार्केट्स को कब्जाना चाहते हैं। समझिए, जो बड़ी अमीर कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज के मार्केट्स को, उनके वेलफेयर को, उनके आइडेंटिटी पे कब्जा करना चाहते हैं। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन में एक देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं बात सही है दोस्तों। अगर आप देखो तो जब ये ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन में आने के बाद जो भी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं वेल ऑफ लोगों के पास गई हैं। पहली बात तो जो भी प्रोग्रेस हुई है, आप देखिए तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में बात करिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बात करिए, फाइनेंस में बात करिए, एंटरटेनमेंट में बात करिए, ट्रैवल में बात करिए, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ट्रेड, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म एक ऐसा पर्सन करेगा जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जो होटलों में रुक सकता है। फाइनेंस भाई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पैसा इन्वेस्ट करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो वेल ऑफ लोग हैं, उन्हीं का एक्सपेंडिचर है ऐसे सेक्टर्स में। ज़्यादातर लोग इन सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो कुल मिला के इस ग्लोबलाइजेशन के चलते जो अमीर तबका है देश का, उसको तो बहुत फायदा हुआ है, ठीक है, वो तो अमीर होता चला गया, लेकिन जो गरीब तबका है वो बिल्कुल ही गरीब होता चला गया। जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, जो तबका जो इनफॉर्मल गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व था, वो तो बर्बाद ही होता चला गया। तो अब देखिए, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी इंडिया में आई, उसने आके अपना प्लांट लगाया। अब उसकी मैनेजरियल पोजीशंस में जिन लोगों को नौकरियां मिली, उनकी तो वे ऑफ लिविंग अच्छी हो गई, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उनकी फैक्ट्रियों में 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार में काम कर रहे थे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे, उनका शोषण हुआ, उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिले। जब मन आया उनको कंपनी वालों ने निकाल के बाहर फेंक दिया, वो गरीब के गरीब ही रहे, इनफैक्ट और गरीब होते चले गए। तो ऑलरेडी 1990s में बहुत सारी इनइक्वालिटी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्टेड थी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन था ये सही नहीं था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने एग्रवेट कर दिया है इंडियन सोसाइटी की इनइक्वालिटीज़ को। हाई इनकम ग्रुप्स के जो रहने का तरीका है वो तो सुधरा है, इनके पास जो वेल्थ थी वो तो सुधरी है, लिमिटेड सर्विसेज और सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, बट इन लिमिटेड सर्विसेज और सेक्टर्स में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी इंडिया में बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो कि एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे वो और गरीब हो गए हैं, और लाचार और बेचारे हो गए हैं, और वल्नरेबल हो गए हैं। यहाँ पे एक रिकैप दे रखा है, रिकैप को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कि पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे एक ट्रेजेडी डिस्कस करते हैं, सिरिसिला ट्रेजेडी।
पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री फंड में बांटी जाती थी, सब्सिडाइज रेट, सस्ते रेट में बांटी जाती थी, इसको बंद करो। क्योंकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी इसकी वजह से इनको घाटा हो रहा था। तो सरकार ने बोला कि जो फ्री फंड में हम इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हैं इसको कम करेंगे। अब जब आप फ्री फंड में इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हो, उसको कम करोगे, पावर टैरिफ को बढ़ाओगे, तो बिजली के बिल बढ़ेंगे। जब बिजली के बिल बढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बढ़ते हुए बिजली के बिल का क्या एडवर्स नुकसान है। जो पावर लूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती थी आंध्र प्रदेश में, वहां पे जो पावर लूम वर्कर्स की वेजेस थी वो बहुत हद तक ये पावर लूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कितना प्रॉफिट निकल के आता है उस पर डिपेंडेंट थी। अब पावर लूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी में पावर कट्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ते हैं तो पावर लूम सेक्टर के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो वीवर्स की वेजेस कम होंगी, उसके चलते वीवर्स को नुकसान होगा। और हुआ ये कि आंध्र प्रदेश में सिरिसिल्ला नाम की जगह पे 50 पावर लूम वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के दाम के बढ़ने के चलते इनकी कमाई कम हो गई थी। तो दिस इज वन, आप कह सकते हो, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 कि भाई आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर और वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे कम ध्यान दिया, और जो आपने एक्सपेक्ट किया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वो इक्विटेबल डेवलपमेंट करेगा वो हुआ नहीं। उसके चलते एक ऐसा तबका है हमारी सोसाइटी का, वो गरीब होता चला गया, वो अभी भी गरीब होता चला जा रहा है, उसके हालात आगे आने वाले समय में जल्दी सुधरने वाले नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है दोस्तों। जल्दी चैप्टर नंबर 4 में आपसे मिलूंगा। गुड बाय।